आज देखिए अभाज्य गुणजावली क्या होती है। कोई हमारे पास क्रम विनिमय वल्य है और उसकी कोई गुणजावली आई है, और ये जो आई है गुणजावली वो आर की अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि इस आई में से अपन एक एलिमेंट लेंगे जो ए डॉट बी टाइप का होगा, यानी ए बी टाइप का होगा। कहाँ से लिया जा रहा है? आई से। अब इसके अंदर जो ए होगा वो या तो ए आई के अंदर बिलोंग करे या फिर बी आई के अंदर बिलोंग करे। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों ही अलग अलग आई के अंदर बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी, अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कि बस वापस बता दूं इसमें से क्या बोल रहा है ये। जो आई सेट होता है ना, उसके अंदर में से एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के दो टुकड़े करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं ए इंटू बी। ठीक है, अब जो ए है वो या तो वापस आई में मिल जाएगा या फिर ए नहीं मिलेगा तो बी मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं, ए भी आई के अंदर बिलोंग करे और बी भी आई के अंदर बिलोंग करे। तब हम आई को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणजावली कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता कि दो फैक्टर करे, ए भी नहीं मिला और बी भी नहीं मिला, तो इसे अभाज्य नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि एग्जांपल, जो आई है वो मैं ले रहा हूँ 5z। ठीक है, और जो r है वो ले रहा हूँ मैं z। इनके साथ एक वो होती है, दो ऑपरेशन होते हैं, प्लस और क्रॉस। इसके साथ भी मान लो प्लस प्लस और क्रॉस। जो मुख्य वल्य है, वल्य और गुणजावली, इनके ऑपरेशन सेम ही होते हैं, प्लस क्रॉस प्लस क्रॉस। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इस आई में से ना एक एलिमेंट लेना है। जैसे पहले अपन आई को लिख लेते हैं और आर को भी लिख लेते हैं। जेड, आर तो क्या है? जेड है। जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, तो 0 प्लस 1 2 3 4। ठीक है, और -1 -2 -3 -4। ठीक है, आई क्या है? आई देखो क्या है, जेड का 5 गुना है, तो जेड का जो है उसका 5 गुना कर दो। ठीक है, अब आई में से एक एलिमेंट लेना है, तो सपोज कीजिए मैंने आई में से 10 लिया। या मानेंगे नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी है इसके अंदर। ठीक है, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 कहाँ से लिया अपन ने? आई में से। अब 10 के फैक्टर करेंगे अपन। 10 के फैक्टर कई तरीके से किए जा सकते हैं। ऐसे 1 गुणा 10 भी लिखा जा सकता है, 2 गुणा 5 भी लिखा जा सकता है, 5 गुणा 2 भी लिखा जा सकता है, और 10 गुणा 1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार इसके फैक्टर इस प्रकार करूँगा कि ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ए या तो ए इसके अंदर मिल जाए वापस बी आई के अंदर, या फिर बी इसके अंदर मिल जाए। तो देखिए बी इसके अंदर मिल गया ना, ये देखिए ये रहा। बी जो था 5, वो किस में मिल गया? आई में। जब ऐसा हो जाता है कि आपने जो एलिमेंट लिया उसके फैक्टर करे ए इंटू बी, है ना, फिर उसमें से या तो ए आई के अंदर मिल जाए या फिर बी आई के अंदर मिल जाए, दोनों में से एक बात हो जाए, या फिर दोनों ही आई के अंदर मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? आई को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणजावली कहेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये किस पे लागू किया अपन ने? 10 पे लागू किया था। ऐसा ही 15 पे होना चाहिए। तो 15 को देखो अपन क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5, तो देखो जो 5 है वो मिल जाएगा। फिर है ना, और क्या लिख सकते हैं? 20, तो 20 को अपन क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5, तो उस पर भी लागू हो जाएगा। यानी हर तरीके से हर एलिमेंट पे ये बात लागू हो रही है। जब हर एलिमेंट पे बात लागू होगी ना, तभी हम आई को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणजावली कहेंगे। अदरवाइज एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिस पे ये वाली बात लागू नहीं हो रही, तब हम उनसे क्या कहेंगे? आई अभाज्य गुणजावली नहीं है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आई अभाज्य गुणजावली नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखिए। हाँ, अब एक एग्जांपल और देखिए।
इस बार देखिए मैंने आई की जगह पहले 5z था, इस बार क्या कर दिया 4z कर दिया। और आर को, आर पहले भी z था और अब भी z है। आर तो वैसे ही लिख लेंगे अपन पिछली बार की तरह, 0 +1 -1 +2 -2। ये इधर प्लस इन्फानाइट जाता है और इधर माइनस इन्फानाइट। आई में इस बार क्या करना है, जेड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब बात क्या थी इसके अंदर कि हमें a/b, a.b टाइप का कोई एलिमेंट लेना है, मतलब कोई भी एलिमेंट लेना है, उसके दो फैक्टर करेंगे a/b। ठीक है। जैसे पिछली बार अपन ने यहाँ से 10 लिया था तो 10 के दो फैक्टर कर दिए थे, 2 गुणा 5। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, 10 के जितने भी फैक्टर कर सको, चलो एक बार सारे फैक्टर बता दूँ मैं। 10 के और फैक्टर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। देखिए 10 के मैं या तो ऐसे लिख दूंगा a गुणा 10, 10 के फैक्टर के a गुणा 10। अब इनमें से कोई सा एक आई में आना चाहिए। तो देखिए 1 तो आई में नहीं आ रहा, लेकिन 10 आई में आ रहा है, 10 आई में आ रहा है। या तो ये बात कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो, या 2 गुणा 5 ऐसे कर लो फैक्टर। फिर इसका उल्टा करते 5 गुणा 2, तो भी वही, ये वही फैक्टर हो गया। और एक 10 गुणा 1, ये भी वही फैक्टर हो गया। 4 तरह से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, फिर एक इसका उल्टा, वो तीसरा फैक्टर हो जाएगा, एक इसका उल्टा चौथा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 4 तरह के फैक्टर कर सकते हैं। और चारों के अंदर हमने देखा, यानी चारों तरह के फैक्टर में हमने देखा कि कोई ना कोई इनमें से आई में वापस आ रहा है। ठीक है, इसलिए आई को हमने क्या कह दिया, अभाज्य गुणजावली। अब देखिए इसके अंदर से मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं इसमें से 12 ले लेता हूँ। ठीक है, 12 किस में से लिया, आई में से। अब 12 के फैक्टर करेंगे अपन, तो क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, और फिर 4 गुणा 3 भी होता है, और 6 गुणा 2 भी होता है, और 12 गुणा 1। ये इतने तरह के फैक्टर है इसके अंदर, 3 तरह के फैक्टर है। और फिर इनके एक एक क्रम विनिमय कर दो तो यानी 3, तो ये हो गए 3 वैसे हो जाएंगे। 6 तरह के फैक्टर है इसके अंदर, 6 मतलब 3 फैक्टर तो ये हो गए। या फिर 12 गुणा 1, 6 गुणा 2 और 4 गुणा 3, तो हो गए ना 6 फैक्टर। लेकिन वो 3 फैक्टर इन्हीं का रिपीटेड है, तो लिखना ज़रूरी नहीं है, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है हमारे पास। अब देखो ये 1 तो इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन 12, ये जो 12 है वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर 8 के बाद क्या है, 12, तो 12 वापस आई के अंदर आ रहा है। 3 और 4 के अंदर 3 तो नहीं है, लेकिन 4 इसके अंदर रिपीट हो रहा है। यहाँ तक तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि आई है ना, अभाज्य गुणजावली है। लेकिन इस केस को देखो, न तो 2 इसके अंदर है, नहीं है ना, 2 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और जो 6 है वो भी इसके अंदर नहीं है, 6 भी नहीं है पूरे के अंदर। तो इस एक केस की वजह से क्या हुआ, आई क्या हो गया, अभाज्य गुणजावली नहीं है। ठीक है, इस वजह से आई को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणजावली नहीं है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे है तो ऐसे थ्योरम, लेकिन आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हो, कि अगर z का जो मल्टीपल है 5, अगर ये एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो ये जो i है ये अभाज्य गुणजावली होगी। अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य गुणजावली होगी। और अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो आई भी अभाज्य गुणजावली नहीं है। ये एक थ्योरम है, या इसको आप ट्रिक मान लो। तो आप ऐसे देख के, इस सवाल को देख के बता सकते हो कि यह अभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक तरह की गुणजावली और देखिए, उच्चिष्ट गुणजावली। ये क्या होती है, किसी वल्य आर में कोई गुणजावली m आर में उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि, जैसे उच्चिष्ट से पता चल रहा है बड़ी से बड़ी गुणजावली, लेकिन ये बड़ी से बड़ी जो मैक्सिमल गुण, इसको मैक्सिमल आइडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमल आइडल है ये बड़ी से बड़ी गुणजावली है, लेकिन ये आर के बराबर नहीं है। ठीक है,
यानी जो बड़ी से बड़ा यानी मुख्य वल्य आर है उसके बराबर नहीं है, उससे तो छोटी रहेगी, और बाकी जो गुणजावलियाँ हैं उनसे बड़ी है। कहने का मतलब ये है। अब इसको हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, तो इसको अगर डायग्राम से समझो तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। ये मान लो ये हमारी वल्य आर है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी गुणजावलियाँ हैं। जैसे एक गुणजावली आई है, ये गुणजावली आई है। अब जिसको हम उच्चिष्ट गुणजावली कह रहे हैं एम को, ये क्या है, ये आर के बराबर नहीं है लेकिन आर से छोटी रहेगी, ठीक है, आर के बराबर नहीं है और आर से छोटी है। और आई क्या है, आई आर की गुणजावली है जो कि एम और आर के बीच में है, और आई या तो आर है या फिर एम है। एक सेकंड में इसको एम बना देता हूँ तो आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक आर है जो वल्य है, और इसके अंदर एक गुणजावली है जिसका नाम एम है। इस गुणजावली को हम क्या कह रहे हैं, उच्चिष्ट गुणजावली कह रहे हैं, यानी बड़ी से बड़ी गुणजावली। अब बड़ी से बड़ी गुणजावली मान लिया तो इसके अंदर हमने फिर एक वल्य और मान ली, एक गुणजावली और मान ली जो कि आर और एम के बीच में, आर और एम के बीच में यहाँ पे मान ली, ठीक है। तो अगर एम उच्चिष्ट गुणजावली है तो एम आर के बराबर नहीं होगी। बिल्कुल सही है, हमने एम को छोटा रखा है थोड़ा ताकि वो आर के बराबर नहीं हो। और अगर आई आर की कोई गुणजावली है, अगर आई आर की कोई गुणजावली है जो कि एम और आर के बीच में है, एम और आर के बीच में है, तो या तो आई आर के बराबर है, यानी दिखने में तो आई है लेकिन प्रॉपर्टी उसकी क्या है, आर है, ठीक है, या फिर आई दिखने में तो आई है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी एम है। यानी सीधी सी बात यह है कि एम और आर के बीच में कोई भी अगर आप मानते हो वो या तो खुद आर ही है या फिर वो खुद एम है, ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी गुणजावली नहीं है। इससे हाँ, इससे छोटी कोई भी गुणजावली हो सकती है, एम से छोटी हो सकती है लेकिन एम से बड़ी कोई भी नहीं होगी। अगर कोई मान भी ली तो वो या तो आर है, खुद आर ही मान लिया अपन ने, या फिर वो खुद एम है, ठीक है, तब एम क्या होगी, उच्चिष्ट गुणजावली होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर एक सवाल देख लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो रिंग है उसकी जगह तो मैंने पूर्णांकों का सेट लिया है, इंटीजर्स का सेट लिया है, जेड प्लस क्रॉस, और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं मैक्सिमल आइडियल बता रहा हूँ, उच्चिष्ट गुणजावली बता रहा हूँ, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ 5z प्लस क्रॉस। अब देखिए पहले मैं z को, r को लिख लेता हूँ, 0 1 2 इन्फानाइट तक, -1 -2 माइनस इन्फानाइट तक, और m को भी लिख लेते हैं, इसका ही वही मल्टीपल कर दो वापस, ठीक है। अब देखिए r और m के बीच में आप कोई भी कोई गुणजावली मानते हैं, यानी इस सेट के और इस सेट के बीच में अगर आप कोई गुणजावली मान भी लेते हैं तो वो गुणजावली कैसी होनी चाहिए, माना i कोई अन्य गुणजावली है, जो कि m से तो ग्रेटर है लेकिन r से छोटी है, ठीक है, m से ग्रेटर है और r से छोटी है। अब m जो सेट है वो ये है, -10 -5 0 5 10, ये वाला, इससे बड़ा सेट i है और उससे बड़ा सेट r है जो कि है -2 -1 0 1 2 इन्फानाइट। ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक होता है, ठीक है, ये भी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक है। अब इन दोनों के बीच में कोई आई सेट बताना है हमें, जो आई सेट बताना है जो इससे तो बड़ा हो इससे छोटा हो, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना एक बार, ये देखिए ये 5z था और ये z था, ठीक है। अगर मैं आई को ट्राई करूँ, आई को या तो मैं z रखूँ यानी 1z रखूँ, आई को मैं या 2z रखूँ, आई को मैं 3z रखूँ,
आई को मैं या 4z रखूँ, आई को मैं 5z रखूँ, या फिर मैं आई को फिर 6z रखूँ, और ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। बस एक दो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1z का मतलब तो z को 1 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 2z का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 3 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से, जो हमारा z था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4z का मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 5z का मतलब 5 से, 6z का मतलब 6 से, अब हमें देखिए ऐसे तो और आगे मैं लिख सकता हूँ 7z 8z, लेकिन आपको यहाँ तक पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, आगे लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए आई क्या होना चाहिए, इससे तो ग्रेटर होना चाहिए और इससे लोअर होना चाहिए, ठीक है, और हमें आई हर हालत में ढूंढ के दिखाना है, ठीक है। तो देखिए इससे ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 5, 10, 15, 20 ऐसे चलेगा, तो ये देखो किस में आ सकता है। देखो पहला वाला इस 1z में चेक करते हैं कि 5, 10, 15, 20 ये सारे एलिमेंट आएंगे किस में। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया, फिर 11, 12, 13, 14, 15 आ गया, यानी 5, 10, 15, 20 इसके अंदर सब में आएंगे, और ये इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ चलो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो एक आई की जगह क्या मिला मुझे, आई बराबर 1z हो सकता है, ठीक है, आई बराबर 1z का मतलब z ही हो गया। फिर सेकंड देखिए कि अब 2z ट्राई करते हैं, क्या है 2z आ सकता है। तो ये सारे एलिमेंट देखिए 2z में आते हैं क्या, 5, 10, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 तो आ गया, लेकिन कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो देखो 2, 4, 6 यानी सारे सम संख्या चल रही है, तो इसमें कभी 5 आने की उम्मीद भी नहीं है, नहीं है ना। तो यानी इसका ये सारे एलिमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, तो यानी आई की जगह हम 2z नहीं रख सकते। फिर आई की जगह 3z देखिए, क्या 5, 3z का मतलब 3 की टेबल हो गई एक तरीके से, 3 की टेबल में कभी भी 5 नहीं आता, ठीक है, तो ये 5 तो कभी नहीं आएगा इसके अंदर। फिर ये 4z का मतलब 4 की टेबल हो गई, तो 4z के अंदर वापस 5 नहीं आएगा। फिर देखिए 5 कहाँ आएगा, 5 वाली टेबल में, है ना। तो यानी आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5z रख सकते हैं, समझ गए। फिर देखिए 6z रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है मतलब इसका, क्योंकि देखो ये 5z था और अब हम क्या ले रहे हैं 6z। 6z के जो एलिमेंट है, जैसे 6 से स्टार्ट होएगा तो इसमें 5 तो आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जैसे जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा था तब उम्मीद थी 5 आगे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट ही 6 से हो रहा है, तो इसमें 5 कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर मान लो 7z लिखा मैंने, तो वो तो स्टार्ट ही 7 से होएगा, तो उसमें 5 कैसे आएगा। फिर एड जेड लिखा तो उसमें भी 5 नहीं आएगा, तो आगे वाले तो कोई लेने का सेंस ही नहीं है। तो आई सिर्फ क्या हो सकता है, आई या तो z हो सकता है या फिर आई 5z हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आई या तो z हो सकता है, तो z क्या था हमारा, जो r था वही तो था z, तो यानी आई या तो r होगा या फिर आई 5z हो सकता है। 5z मतलब ये जो हमारा m था वही था 5z, ठीक है। तो देखिए हमने जो दूसरी कंडीशन है वो दिखा दी हमने, ये मैंने दूसरी पहले दिखा दी, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन दिखा दी हमने। और पहली कंडीशन क्या थी कि m r के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या m r के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इसमें तो 1 2 3 4 है, इसमें तो है ही नहीं 1 2 3 4, तो m r के बराबर नहीं है। तो देखिए ये दो बात तो बोली थी हमने कि m r के बराबर नहीं होना चाहिए, तो m r के बराबर नहीं है। दूसरी बात एक i लेना है हमें, वो i इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो हमने पूरी कोशिश की थी कि i इन दोनों के बीच में हो, तो हमने चूज़ भी किए थे, दो i निकाल के लाए थे हम, देखो ये रही हो जाए। अब वो जो i मिलेंगे वो या तो r के बराबर हो या फिर i m के बराबर हो। तो देखिए ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी, i r के बराबर था या फिर i m के बराबर, या तो इसको चूज करो तो i r के बराबर हो जाएगा और इसको चूज करो तो i m के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी आपने i मानना, यानी
जो भी आई आपने कोशिश करके माना वो आई या तो इसके बराबर निकल गया या इसके बराबर निकल गया। अगर इसके बराबर निकल गया तो इन दोनों के बीच में कोई नहीं रहा, और अगर इसके बराबर निकल गया तो भी इन दोनों के बीच में कोई नहीं रहा। तो इसके बाद छोटी गुंजावली यही है, यानी और गुंजावलियों से बड़ी गुंजावली यही है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अतः एम उच्चिष्ट गुंजावली है। अगर इससे बड़ी आप गुंजावली कोई आई मान भी लेते हो तो वाई वापस एम हो जाएगी या फिर आर हो जाएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी गुंजावली यही रहेगी। तो हमने दिखा दिया कि एम उच्चिष्ट गुंजावली है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये थोड़ा समझना चाहिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।